यूएस के कुछ शहर अपनी कुछ खासियतों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि मियामी बीचेस टूरिज्म के लिए, लॉस एंजल्स फिल्म सिटी फिल्म बनाने के लिए, उसी तरह से लॉस वेगास कैसीनो के लिए। जब तकरीबन 1940s के आसपास की बात चल रही है, तब वहाँ के कैसीनो के जो एक एम्पायर के मालिक जो माने जाते थे वो कार्वर। दरअसल कार्वर ने शुरुआत एक छोटे से कैसीनो से की थी। उन्होंने फिर धीरे धीरे करके बाकी के सारे कैसीनोज को अपने अंदर मिलवा लिया अपने कैसीनो के साथ में, और फिर वो सारे ही कैसीनो के मामलों को कंट्रोल करने लगे। दरअसल होता ऐसे था कि लोग जुआ खेलने वहाँ आते और अपने पैसे हार कर जाते, क्योंकि जुए के बारे में तब भी और आज भी एक बात साफ कही जाती है कि जब कोई $27 हार जाता है तब वो $1 जीत पाता है, लेकिन उसकी लत ऐसे लग जाती है कि फिर उसको छोड़े नहीं छूटती, वो खेलता ही चला जाता है। तो ऐसी बात वहाँ पर भी थी। तो कार्वर साहब ने शुरू में तो एक छोटा मोटा कैसीनो शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी लोगों को समझाया कि कैसीनो सिर्फ कैसीनो नहीं होते, इसके आड़ में ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन और बहुत सारे बिजनेस होते हैं। आप लोगों की सरदर्दी बढ़ जाएगी, आप दौड़ लगाते रहोगे और कई लोगों से आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी। उससे बेटर ये है कि मैं इन सारे कैसीनो को कंट्रोल करता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। हम लोग कोई मारपीट नहीं करेंगे, बाकी लोगों को कमीशन ऑफर करेंगे, उनको अपने साथ में मिलाएंगे। कैसीनो का बिजनेस एक साफ सुथरे ढंग से चला करेगा, लेकिन आपकी बहुत सारी सरदर्दी कम हो जाएगी, सारे क्राइम को आप कंट्रोल कर पाओगे। आपको जो भी रेवेन्यू है, जो भी कमीशन है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए, कमीशन पॉलिटिशियंस पुलिस वालों के लिए, वो सारा कुछ आपको मुझसे मिल जाया करेगा। खैर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पॉलिटिशियन सारे इस बात को मान गए और धीरे धीरे करके उन्होंने सभी को अपने साथ में मिला लिया। जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा था कि वो कैसीनो से बाकी बुराइयों को दूर रखेंगे, वो उन्होंने किया भी। कि बाकी के और भी काम कभी उन्होंने नहीं किए, और जब ऐसे कोई कामों के ऑफर उनके पास में आए भी, जैसे कि स्मगलिंग ड्रग्स वगैरह वगैरह, तो उन्होंने धीरे से इसकी जो टिप थी वो पुलिस या पॉलिटिशियंस या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दी और फिर वो एक्शन लिया गया। इसके अलावा उन्होंने कैसीनो में अपने तरह से रिवॉल्यूशनरी चेंज किए। पहले के कैसीनोज में कुछ यूँ होता था, कैसीनो चूहे खाने, वहाँ ये होता था कि लोग आते थे, पैसे हारते थे और उदास होकर वापस जाते थे। इन्होंने वैसे नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले अपने कैसीनो के अंदर में शराब या फिर जो नाश्ता खाना रिफ्रेशमेंट्स होते थे उन सबको फ्री कर दिया। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एस्कॉर्ट्स, कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, कुछ मेल्स कुछ फीमेल्स, उनको अपॉइंट किया। ये जीतने वाले और हारने वाले दोनों के साथ साथ लगे होते। जीतने वालों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते और खेलने के लिए, हारने वालों को दिलासा देते, तसल्ली देते, समझाते बुझाते, मेन गेट तक वापस लाते, उनके लिए टैक्सी अरेंज करवाते, उनको बैठा कर वापस भेजते। इस बात को बिल्कुल इंश्योर करते, पक्का करते कि जो एक बार हार गया है वो दोबारा भी वापस यहाँ पर आए, ऑफ कोर्स हारने के लिए। नतीजा ये निकलता कि लोगों को जैसे ही उनका पहला पे चेक मिलता, वो और कोई काम नहीं करते, सीधा उस कैसीनो में आकर वो पैसे लगा देते और बाद में वो हार भी जाते। तो इस तरह से ये सारा मामला चल रहा था। अब इसमें ऐसे भी था कि कार्वर साहब की ज़िंदगी, जो घरेलू ज़िंदगी थी, उसमें दो लोग थे। एक थी उनकी वाइफ सुजान, दूसरा था उनका बेटा एंटोनी। सुजान सुजान उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आई कि सुजान पहले कभी कनाडा में रहा करती थी। उसके पेरेंट की मौत बहुत जल्दी हो गई थी, तो वो वहाँ छोटे मोटे काम करने लगी। दिखने में खूबसूरत थी, स्टाइलिश भी थी, लेकिन सीधी सादी भोली भाली थी। शायद इसी का फ़ायदा उठाकर किसी अमेरिकन एजेंट ने, जो कि उन दिनों ट्रैवलिंग के एजेंट्स वगैरह हुआ करते थे, उससे कहा कि देखो भाई, तुमको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, और कनाडा में रह के ऐसे भी क्या कर लोगी, तो तुम्हें लॉस एंजल्स चलना चाहिए जहाँ फिल्में बनती हैं। तुम्हें फिल्मों में एक्ट्रेस ना सही मगर कोई और काम मिल ही जाएगा, बस 10% कमीशन मेरा होगा, वहाँ तुम्हें आके काम करना होगा। सुजान उसके लिए तैयार हो गई। वहाँ पर वो आई भी, लेकिन फिल्मों में काम मिलना कोई इतना आसान तो नहीं होता है। काफ़ी कोशिश की, काम नहीं मिला। तब किसी और एजेंट की उन पर नज़र पड़ी। उसने कहा कि भाई यहाँ क्यों अपना वक्त बर्बाद करती हो, फिल्में बनती हैं नहीं बनती है, चलती है नहीं चलती हैं, वैसे भी अब ये आर्थिक मंदी, जिसको हम इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं, उसका पीरियड चल रहा है, तो लॉस वेगास चलो, जुए खाने के बिजनेस, कैसीनो के बिजनेस बड़े अच्छी तरह से चलते हैं, वहाँ एस्कॉर्ट्स की ज़रूरत होती है, तुम्हें काम मिल जाएगा। अब ये वो पीरियड था जब इन्होंने, मतलब कार्वर साहब ने नया नया अपने कैसीनो के बिजनेस में पैर रखा था। तब उनका एक कॉम्पिटिटर भी हुआ करता था जिसका नाम था बेंजामिन। उसका भी अपना एक कैसीनो था।
तो अब मामूली सा कैसीनो था, तो बेंजामिन उस वक्त में उस एजेंट के थ्रू ही सुजान से मिला था। तो सुजान को समझा रहा था कि एस्कॉर्ट का काम है, इस तरह से करना होता है, उसके अलावा जो कस्टमर्स वगैरह आएंगे उनको आपको थोड़ा सा खुश कर देना होगा, बदले में आपको काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। अब सुजान अपने भोलेपन में सिर को हाँ में हिला रही थी कि उसके सर के जो हाँ हिलाने का तरीका था वो कुछ हाँ में था, कुछ ना में था। तो बेंजामिन ने कहा ठीक है, मैं पेपर्स लेकर आता हूँ थोड़ी देर में, कॉन्ट्रैक्ट के आप बैठे रहिए, साइन कर दीजिए, आप कल से काम शुरू कर सकती है। अब बेंजामिन अंदर चला गया, किसी काम में बिजी हो गया। वैसे भी कैसीनो के मालिक के पास वैसे ही ढेर सारे काम होते हैं। तो सुजान को देखकर उनके पास में कारवर आए। कारवर ने कहा कि ये आदमी तुमको गलत रास्ते पे ले जा रहा है, धीरे धीरे करके तुमको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लेके जाएगा और तुम शायद उस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सुजान के चेहरे पे एकदम से डर का एक्सप्रेशंस आ गए। कारवर साहब को जो सबसे बड़ी बात भाई सुजान की, उसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा उसका भोलापन, जिस भोलेपन से वो हाँ ना में से हिला रही थी, बात कर रही थी, उनको लगा ये लड़की गलत तरीके से यहाँ आ गई, इसको तो कनाडा में होना चाहिए था, एक घरेलू ज़िंदगी बिताती ज़्यादा अच्छा होता। पर साथ साथ वो ये भी जानते थे कि जिस माहौल में वो रह रहे, जिस ज़िंदगी में रह रहे, ऐसे में सुजान जैसी लड़की उनकी ज़िंदगी में आए, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि ऐसी भोली वाली लड़कियों का जो एंट्री था वो बहुत पीछे वो कहीं छोड़ आए थे। अब उनके ज़िंदगी में सब चालाक, कपटी, मक्कार, इस तरह के लोग ही भरे हुए थे। तो उन्होंने अब ये तो उनकी खासियत थी कि किसी भी कैरेक्टर को बड़े आसानी से पहचान जाते और सही मौके पर सही ऑफ़र भी दे सकते थे। तो उन्होंने सुजान से कहा कि देखो, अगर मैं तुमसे शादी का ऑफ़र रखता और तुम मुझसे शादी कर लेती हो, तुम कमर्शियल लाइफ तो अपनी नहीं बना पाओगी, एक मेरी वाइफ की तरह से रहोगी। मैं भी कैसीनो के बिज़नेस को चलाता हूँ, पर इस तरह की बुराइयाँ मुझ में नहीं है कि ड्रग्स या फिर प्रोस्टिट्यूशन, ऐसे सारे मामलों से मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। तो तुम एक सीधी सादी ज़िंदगी जियोगी, लेकिन एक सेफ ज़िंदगी जियोगी, तुमको कभी पैसों की परेशानी नहीं होगी, और जिस तरह से तुम्हारा भोलापन है ये हमेशा इसी तरह से बना हुआ रहेगा, तुमको कभी किसी परेशानी का आमना सामना नहीं करना पड़ेगा। अब एक तो सुजान इस बात से डर गई थी कि वो प्रोस्टिट्यूशन जैसे मामले में आने जा रही है। दूसरा ये था कि अब पिछले 6-7 महीनों में उसने काफ़ी कुछ देखा था, काफ़ी कुछ सहा था। कभी कभी तो उसको भूखा भी रहना पड़ा था कि खाने के लिए पैसे तक के इंतजाम, छोटे मोटे काम वो कर रही थी। उसको भी समझ में आ गया था कि इस तरह से अगर वो स्ट्रगल करते रहे तो बुराई से अपने आप को कैसे बचाए। तो उसने कारवर की बात को मान लिया, शादी की, और सुजान को इसका पछतावा नहीं हुआ। कारवर एक बड़े ही अच्छे हस्बैंड साबित हुए, उसका बड़ा ख्याल रखा। कुछ दिनों के बाद उनको बेटा हुआ जिसका नाम कि एंटोनी था। सुजान और एंटोनी की जो ज़िंदगी थी वो कारवर की ज़िंदगी से पूरी तरह से अलग रही, क्योंकि कारवर साहब इस बात को जानते थे कि जिस बिज़नेस में वो हैं, अगर अपनी कमज़ोरी का पता किसी को चल जाए तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा सभी उठा लेते हैं। उनका कहना ऐसे ही था कि गांव में जो घर बने होते हैं उसमें कई तरह के छेद होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इन छेदों का पता, इन होल्स का पता जब किसी सांप को चल जाता है तो घर के अंदर आ जाता है, तो उस होल को या तो बंद कर दिया जाए या छिपा के रखा जाए। और इसीलिए उन्होंने सुजान और एंटोनी को अपने ज़िंदगी से, मतलब इस प्रोफेशनल ज़िंदगी से अलग रखा था। उनको वो लास वेगास से कहीं दूर रखे हुए थे, उनसे जाकर वो हफ्ते में एक आध बार वो मिल लिया करते, बाकी वक्त में अपने कैसीनो में वक्त बिताया करते। तो ये हुआ कि उनके अगेंस्ट में कभी कोई किसी तरह की कमज़ोरी का पता उनके कॉम्पिटिटर को, दुश्मनों को कभी नहीं लगा। उनकी ज़िंदगी आराम से चलती रही। खैर ये तो गई यहाँ की बात, लेकिन उनके ज़िंदगी में एक और शख्स भी थे जिनका नाम था जॉनसन। जॉनसन उनको तब मिले थे जब वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, और रेस्टोरेंट के मालिक ने एक दिन आकर कहा कि भाई या तो जॉनसन ही काम कर सकता है या यही काम कर सकते हैं, किसी एक को काम वहाँ पर दिया जा सकता है। अब जॉनसन ने उस वक्त में, क्योंकि उस पर इसके पहले उन्होंने काफ़ी एहसान किए थे, उसकी मदद की थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कारवर को रहने दीजिए काम पर, ये ठीक से काम कर लेगा, मैं ही चले जाता हूँ क्योंकि मैं अक्सर बीमार भी रहता हूँ, तो मैं आपके कौन से काम का, ये काम कर लेंगे। लेकिन ये जो बात थी वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई कारवर को। तो कारवर ने कहा ठीक है मैं काम करूंगा, लेकिन इसका जो भी 25% मेरा जो वेज रहेगा, जो मैं कमाऊंगा, वो मैं जॉनसन को दिया करूंगा। वो देने लगे और भाई वहीं से उन दोनों का साथ होता चला गया। आगे चल के फिर धीरे धीरे करके उन्होंने रेस्टोरेंट छोड़ा, फिर कैसीनो में आए, फिर कुछ और भी काम किए, हर वक्त जॉनसन उनके साथ में रहे। अब ऐसा था कि कारवर ऐसे कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जॉनसन ने शुरू में कुछ पढ़ाई की थी, मजबूरी में उसको अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा था और इस तरह से छोटे मोटे काम करने पड़े थे।
तो उसका लीगल जो ब्रेन था, जो कायदे कानून की उसको समझ थी, वो तो तेज थी, लेकिन इसके अलावा जो दुनियादारी उसने देखी थी आसपास की, उसके साथ साथ उसकी समझ बढ़ती चली आ रही थी। कहते हैं ना कि दो दिमाग एक दिमाग से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं अगर वो एक ही लाइन पे काम करे तो। बस वही बात कार्वर और जॉनसन के साथ थी। दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे थे, एक ही तरह से सोच रहे थे। एक जगह सिर्फ दोनों में डिफरेंस था, वो ये कि जहाँ कार्वर ने शादी कर ली, वहाँ जॉनसन ने शादी नहीं की। इसकी वजह ये थी कि जब वो तकरीबन कुछ 5 या 6 साल के ही थे, तो उनके फादर, जबकि उनकी माँ मर चुकी थी, तो किसी और से उन्होंने शादी कर ली थी। तो माँ उनकी सौतेली थी, लेकिन बाप तो सगा था। लेकिन कुछ पीरियड ऐसा भी आया आगे चलकर कि माँ और बाप दोनों ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर के लिए उनको यहाँ से साउथ अमेरिका में मूव होना पड़ेगा। और उस देश के कोलंबिया के रूल्स कुछ ऐसे थे कि वहाँ अगर छोटे बच्चे को लाते उनको एंट्री नहीं मिलती। तो उन्होंने जॉनसन को छोड़ा एक यतीम खाने में, वहाँ से वो निकल गए कोलंबिया और फिर कभी लौट कर नहीं आए। जॉनसन इस बात को समझ सकते थे कि माँ तो सौतेली थी, उसने ऐसे किया था, लेकिन बाप तो सगा था, इसने ऐसे कैसे किया। उनको इस बात को समझने में काफ़ी वक्त लग गया। और जो उनके दिमाग में हमेशा रहा कि एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, बाप शायद उतना प्यार नहीं करता, और जब उसको फ़ायदा या मौका उसके सामने में आता है तो वो बच्चे को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकता है, उसको छोड़ सकता है। खैर, अब ये जॉनसन का अपना थिंकिंग था, दुनिया में ऐसे होता ही है, ये ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन जॉनसन ने इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया और उसी लाइन पे वो काम करते रहे। और बीच बीच में जब भी कभी मौका आता, वो हमेशा कार्वर को इस बात की याद दिलाते कि एक बाप एक बच्चे के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप ने मेरे साथ जो किया है वो मैं अपने बच्चे के साथ करूँ, इसलिए मैं शादी ब्याह नहीं करूँगा, मेरी फैमिली नहीं होगी, मैं इसी तरह से काम करता रहूँगा। खैर, अब वो उनके साथ में काम करने लगे और अब दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरह से आगे को बढ़ने लगी, क्योंकि कार्वर जो भी कुछ कमाते, जितना भी उनको फ़ायदा होता, उसका एक बड़ा हिस्सा जॉनसन को भी मिलता। और जॉनसन को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ कार्वर की मदद करनी होती। उनके सारे रिस्क वगैरह जो थे, जो भी वो उठाते, उसके साथ साथ ही वो लगे हुए रहते। हालांकि ख़तरा एक था, अगर कार्वर पर कभी वार होता है, कभी चोट होती है या उनको जेल जाना पड़े, तो उनके साथ साथ जॉनसन को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जॉनसन उनके राइट हैंड माने जाते थे। लेकिन दोनों मिल बात कर, समझ कर, अपने चालाकी से किसी तरह से इन सारे मामलों को हटा दिया करते। खैर, कार्वर की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब उनका बेटा एंटोनी तकरीबन कुछ 10 या 12 साल का हुआ, और एक दिन उनकी फैमिली मीटिंग हो रही थी। सुजान थी उसमें, एंटोनी, कार्वर और फिर साथ में जॉनसन, क्योंकि जॉनसन उनके फैमिली के मेंबर की तरह से माने जाते। सुजान उनको अपने भाई की तरह से ही मानती थी, उनके सामने वो सारी बातें बताती, बल्कि कई बार जो बात वो कार्वर को नहीं बता पाती, वो इनडायरेक्टली जॉनसन को बता के उस बात को मनवा लेती। तो ये बात भी ऐसी कुछ हुई थी। तो सुजान ने ही जॉनसन से कहा था कि अब एंटोनी थोड़ा समझदार होने को आ गया है, और जैसे कि अमेरिकन या कैनेडियन स्कूल्स में होता है, जब बच्चे 10-12 साल के होते हैं तो अपने करियर पाथ को, कहाँ से उनको आगे क्या करना है, इस रास्ते पे जाने लगते हैं। तो एंटोनी जिद किए हुए था कि भाई वो पढ़ाई लिखाई तो करेगा, लेकिन अपने फादर के साथ उन्हीं के बिजनेस में आएगा और वहीं पे वो काम करेगा। तो जॉनसन, अब उस मीटिंग में जॉनसन भी बैठे थे। तो जॉनसन ने कहा कि भाई तुम इस बात पर इतना क्यों अड़े हुए, तुम्हारे फादर चाहते कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, लॉयर बनो, वकील बनो, कुछ अच्छा काम करो, क्योंकि एक वकील बहुत सारा पैसा कमा लेता है, लेकिन तुम ऐसे नहीं करते हो। अब देखिए, ऐसा था कि सुजान के साथ में एंटोनी यानी उसका बेटा काफ़ी फ्री था, सारी बातें उसको बताता, जाहिर सी बातें बताएगा भी, क्योंकि बाप तो घर पे होता ही नहीं था, वो तो सारा वक्त बाहर ही रहता। सुजान के साथ ही उनका वक्त बीतता था, एंटोनी का। लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि सुजान चाहकर भी एंटोनी से कोई बात मनवा नहीं पाती थी। जब उसको अपनी कोई बात मनवानी हो तो उसको कार्वर की मदद लेनी पड़ती या फिर जॉनसन की। तो वही बात यहाँ पर भी थी। तो उस पर एंटोनी ने कहा कि मैंने कभी आपको और कार्वर को, मतलब मेरे फादर को, बातचीत करते हुए सुना है कि जो बिज़नेस है ये इस तरह का है कि जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो मैं, अब तो मेरे फादर काफ़ी बड़ी मछली है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे कोई छोटे मोटे काम करूं और फिर बड़ी मछलियां आके मुझे खाए। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने फादर के साथ काम करके एक बड़ी फिश, बड़ी मछली बन के रहूं। तो उस पर कार्वर ने समझाया कि देखो, ये जो काम है ये मैं करता हूं, ये ठीक है, इसमें पैसे भी आते हैं, लेकिन क्या तुम इस बात को जानते हो कि एक सक्सेसफुल वकील, एक लॉयर, इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकता है, और वो भी कानूनी तरीके से। वो लोगों को लूटता भी और पता भी नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसी बिजनेस में जाओ।
तो उस पर अब वो तो खैर 10 साल का बच्चा था, और 10 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चे शुरू में तो ऐसे होते हैं कि जैसे उनको लगता है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें उनको पता है, नई नई ताकत उनके अंदर आती है दिमाग में, बॉडी में, और फिर वो उस तरह की बातें करने लगते हैं। एक अच्छे पेरेंट्स वही होते हैं जो उस वक्त में उस तूफान को निकल जाने दें, और धीरे धीरे करके फिर आगे चल के बच्चों को अपनी तरह से वो अपने रास्ते पे लाने की कोशिश करें या उनको सही गाइडेंस दिखाएं। अमेरिकन माहौल तो कुछ इस तरह का ही होता है। बहरहाल अब उसने समझाना शुरू किया एंटोनी ने कि भाई आखिर तुम इस फील्ड में आना क्यों चाहते हो। तब उसने बताना शुरू किया कि देखिए, आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, आपने माँ से कह दिया था कि आप किसी काम में बिजी है, इवेंट में आ नहीं पाएंगे, तो मैं और माँ इवेंट में चले गए थे और आप और जॉनसन किसी का वेट करते हुए घर में बैठे थे। अचानक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैं घर पर आया तो वहाँ मैंने देखा कि आप और जॉनसन मिलकर किसी की पिटाई कर रहे हैं, और आपने उसकी पिटाई करके उससे फिर वो लिखवा लिया किसी पेपर पर कि आपको क्या चाहिए, और उसको फिर बाद में आपने जाने दिया। तो तब मेरी समझ में ये आया कि अगर आपके पास में ताकत है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप जिसकी पिटाई कर रहे थे वो काफ़ी समझदार इंसान था, पढ़ा लिखा भी था, पैसा भी था, लेकिन आप लोगों की मार के आगे उस चीज़ को सहन नहीं कर पाया, कभी भी वो आगे बढ़ नहीं पाया। तो इस चीज़ को मैंने तब से देखा था, और तभी मुझे समझ में आ गया था कि जिसके हाथ में पावर होता है, ताकत होती है, वो अपनी सारी बातों को मनवा सकता है। तो उस पर जॉनसन ने बोलना शुरू किया कि तुमको पूरी बात का पता नहीं है, तो मैं तुमको तुम्हारे फादर के बारे में सारा कुछ बताता हूँ। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि सबसे पहली बात तो ये थी कि जब ये काफ़ी छोटे थे तो इनके फादर और इनकी माँ यूरोप में कहीं रहा करते थे। इनके फादर की वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनसे कुछ बात पे झगड़ा हो गया, इनके फादर को मार दिया गया। अब माँ के हाथ में सारा कुछ था, लेकिन पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा कमा नहीं पाती थी। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग थे, क्योंकि वो तो खैर 1930s के आसपास की बात चल रही थी, 25-30s की। तब यूरोप में रूल्स भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, फिर वो गाँव का भी एरिया भी था। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो माँ को एस्कॉर्ट्स या प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डालना चाहते थे, वो जाना नहीं चाहती थी, उसके ऊपर उनके पैसे उधार थे। तो एक दिन आकर वो इनकी माँ को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। ये इनके आंखों में आंसू थे, ये सिर्फ माँ माँ कहते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। जो माँ जिसका पल्ला पकड़ के हमेशा आगे पीछे घूमते रहते, जो सारी बातें उनको बताती, खास करके बाप के जाने के बाद, जो उनको बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा कर रही थी, अब उनके हाथों से वो भी चली गई, और फिर वो कभी लौट के नहीं आई। उसका क्या हुआ कभी पता नहीं चला, और इसीलिए इन्हें प्रोस्टिट्यूशन के नाम से ही नफरत है। और जब भी कभी देखते हैं क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के मामले में किसी फीमेल को खींचने की कोशिश करता है, ये उस फीमेल को बचा लेते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं। तो खैर ये तो इनके साथ में हुआ, लेकिन फिर इनके जो पड़ोसी थे उसने इन पर बड़ा प्यार दिखाया। वो वहाँ से यूएस आ रहा था, वो इनको भी साथ में ले आया। इनको गलत फहमी थी कि वो इनको अपने बेटे की तरह से रखना चाहता है, ऐसा नहीं था। उसको एक नौकर की ज़रूरत थी, जो कि यूएस में बड़े महंगे होते हैं, आसानी से मिलते नहीं। इनकी उम्र 10 साल के आसपास भी नहीं हुई थी। इनसे वो काम करवाता, और काम करवाने के अलावा इनको गालियाँ और थप्पड़ इनको हमेशा सहने पड़ते। खैर जब तक सहा तब तक सहा, लेकिन आगे चल के फिर उन्होंने उसका घर छोड़ा, वहाँ से वो निकल कर भागे। यहाँ वहाँ काम करने के लिए रेस्टोरेंट में आए, मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे भी इनका काम किस तरह से चलने लगा। लेकिन फिर वही बात हो गई कि कोई और भी था अंडरवर्ल्ड का, जिसने आकर रेस्टोरेंट के मालिक को धमकी दी। पहले मेरी नौकरी गई, फिर इनकी नौकरी गई। फिर हम एक ट्रक पर छोटा मोटा ऐसे कुछ काम करने लगे, हमारे पास पैसा आने लगा। जिस आदमी को कि तुमने हमको पिटाई करते देखा था, वो हमको ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि हमने कुछ शराब की यहाँ वहाँ हेरा फेरी की थी, और वो कह रहा था कि इस बात को पुलिस को बता देगा। तब हमने उसको बुलाया घर पर पैसे देने के बहाने, और उसकी पिटाई की। तो देखो, यह है तुम्हारे बाप की कहानी। इसने सब कुछ अपने मर्जी से नहीं किया, ये मजबूरी में करता है, लेकिन तुम्हारे सामने तो ये मजबूरी नहीं है। अब तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप है जो कि स्ट्रांग है, और तुम्हारी हेल्प से मदद कर सकता है। तो इनकी बात को मानो, और तुम किसी तरह से अपने एजुकेशन में अपना ख्याल लगाओ। ये हमारा बिजनेस जो है ये हमारे तक ही है, हमारे साथ ही चल रहा है, हमारे साथ ये ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें तुमको आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके फिर जो ड्रॉबैक्स है वो आगे चल के पता चलेंगे। आज जो पॉलिटिशियंस है, आज जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, हमेशा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। खैर बात समझ में आ गई। एंटोनी ने उसके बाद में पढ़ने लिखने में अपना ख्याल लगाया, और सुजान फिर एंटोनी के साथ में फिर से मसरूफ़ हो गई। कार्वर और जॉनसन इस बिज़नेस को चलाते रहे। अब ऐसा नहीं था कि कार्वर और जॉनसन के जो बिज़नेस थे वो हमेशा ही इतनी ही अच्छी तरह से चलते रहे थे। उनके सामने कई बार मुश्किलें आती, जैसे कि जॉनसन ने कहा था कि भाई कई बार ऐसे होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बदलता है, पॉलिटिशियंस बदलते हैं, तो माहौल भी बदल जाता है। और फिर एक बेंजामिन तो था ही,
जिससे कि उन्होंने सुजान को बचाया था, वो भी पैरेलल अपना कुछ ना कुछ काम चला रहा था। हालांकि अब कैसीनो उसके पास नहीं बचे थे, लेकिन उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, स्मगलिंग या बाकी चीज़ें, वो तो बंद नहीं हो गई थी। ऐसे में एक दिन जब ये कैसीनो में बैठे थे तो वहाँ इनको एक सिंगर दिखाई पड़ा, जो पहले कभी सिंगर हुआ करता था, अब तो खैर बुरे दौर से गुजर रहा था, कुछ शराब वगैरह पी रहा था। कार्वर ने कहा कि ये तो पहले का फेमस सिंगर है, यहाँ बैठ के इस तरह से क्या कर रहा है, इसके पास पैसे भी नहीं होंगे। तो उस पर जॉनसन ने कहा इसकी मदद हमको कर देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये जो सिंगर है ये पुलिस कमिश्नर का बेटा है। बाप ने इसको घर से निकाल दिया, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। अगर इसकी हम मदद कर देते हैं, इसको ठीक करते हैं, तो इसकी मदद से हम पुलिस कमिश्नर से भी मदद ले सकते हैं, और हमारे खिलाफ जो केसेस वगैरह जो दर्ज वगैरह होते रहते हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। खैर उन्होंने उस सिंगर की मदद की, उसकी वाइफ से बातचीत की, कुछ उसको पैसा दिलवाया, कुछ उसको गाने की कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, और धीरे धीरे करके जब वो ठीक लाइन पर आ गया तब उसी के थ्रू उसके फादर से बात की, और फिर आगे चल के ये हुआ कि बेटे की खातिर बाप ने इन दोनों की मदद करनी शुरू की। जो भी इंफॉर्मेशन आती वो इनको दे दिया करता। ऐसे ही एक बार एक रिटायर्ड जज थे जो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि मुश्किल ये थी कि उनकी बेटी ने लव मैरिज कर लिया था, घर छोड़कर वो चली गई थी, लेकिन अब जो उसका हस्बैंड था उसको वहाँ से वियतनाम वार में भेजा जाने वाला था, और वार में अगर वो जाता तो जिंदा आता या नहीं आता इसकी कोई गारंटी नहीं थी। दरअसल बात उन दिनों में ऐसी थी कि वियतनाम में यूएस को सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तो यूएस में कानून पास हो गया था कि 19 से लेकर तो 30 साल के बीच में जितने भी नौजवान होंगे उन सबको, हर घर से एक नौजवान को मैंडेटरीली वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ काम करना होगा। और उसमें उसका नंबर लगा हुआ था, वो बड़ा परेशान था। तो उस रिटायर्ड जज ने, क्योंकि अब इनकी काफ़ी मशहूरी थी, लोग इनको जानते थे कि इनकी पहचान जजेस और एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पर है, तो उसने इनसे कांटेक्ट किया। तो जॉनसन ने तब समझाया कि इसकी मदद कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले रिटायर्ड जज है लेकिन इसके कनेक्शंस तो है ही जुडिशरी में, जहाँ पर कि और भी जजेस वगैरह होते हैं, ये हमारे आगे में काम में आ सकता है। तो खैर उस बात को उन्होंने मान लिया। किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिशियन से बात करके उसकी वो जो अपॉइंटमेंट थी वियतनाम वार में वो रुकवा दी, और उसके बाद में वो जज इनके लिए काम करने लगा। उसने काफ़ी लोगों से इनके कनेक्शन बना के दिए, और इस वजह से भी फिर धीरे धीरे करके इनके अगेंस्ट जो कुछ कार्रवाई वगैरह हो सकती थी पुलिस की या बाकी की, उसको इन्होंने रुकवा लिया। इन सब के बावजूद भी एक बार काफ़ी बुरा वक्त आया। एक कोई पॉलिटिशियन था, शायद उसको बेंजामिन या किसी और अपोनेंट लॉबी ने अपने फेवर में कर लिया था, या उसको समझा दिया था कि अभी जो आपको कमीशन या पैसा मिलता है ये बहुत ही कम मिलता है, आपको इससे कहीं ज़्यादा ये मिल सकता है, अगर आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो उस पॉलिटिशियन ने कुछ अपना लॉबिंग की, कुछ और लोग अपने तरफ मिलवा लिया, और उसने फिर आगे चलकर ये तय कर लिया कि अब धीरे धीरे करके ये जो इनके कैसीनो के लाइसेंस है उनको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये परेशान हो गए, तो जॉनसन के साथ फिर बैठ के सोचने लगे क्या किया जाए। तो फिर जॉनसन ने इनको एक तरीका बताया। खैर वो तरीका इनको पसंद नहीं था, क्योंकि एस्कॉर्ट से वो ऐसे काम नहीं करवाते, लेकिन अब की बार उनको करवाना पड़ा। एस्कॉर्ट वो एक लड़की जो थी, जो काफ़ी खूबसूरत थी, उसने अपने झांसे में उस पॉलिटिशियन को लिया। जब वो एक ऐसे ही कैसीनो में कुछ जुआ वगैरह खेलने गए थे, अब सारे कैसीनो तो इन्हीं के थे, तो उसने अपने झांसे में लिया, उनके कुछ उल्टी सीधी कुछ पिक्चर्स वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह निकाले। फिर उन्होंने उस पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल किया, और जिस तरह से वो इनके खिलाफ एक बनाने की तैयारी कर रहा था, एक रिंग बनाने की तैयारी कर रहा था, एक लॉबी, उस लॉबी को तोड़ने में वो सक्सेसफुल रहे। तो मामला उस तरह से वो ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी अब बेंजामिन तो बेंजामिन ही था, उसको इनसे किसी तरह से अपना बदला तो लेना ही था, क्योंकि वो इनका राइवल था। और दूसरा है कि सुजान को उसके हाथों से खींच के लेकर गए थे, उसका बिजनेस ख़त्म कर दिया था। तो बेंजामिन ने इन्हीं के क्लब में काम करने वाले किसी एक विटनेस को तोड़ लिया। दरअसल बात ऐसी थी कि कार्वर हमेशा इस बात का ख्याल रखते कि वो या जॉनसन कभी किसी को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दें। वो किसी और को कहते, जैसे वो किसी ए को कहते, ए बी को कहता, बी सी को कहता, और सी डी को कह के उस काम को पूरा करवाता। अगर मामले में कहीं गड़बड़ी हो जाती तो बीच का कोई एक बी या सी जो भी होता, उसको यहाँ से यूरोप या ऑस्ट्रेलिया कहीं भेज दिया जाता लंबी छुट्टियों पर, तो तफ्तीश वहाँ तक पहुँचती नहीं, मामला ख़त्म हो जाता। इस तरह से वो काम किया करते थे। लेकिन अब के बार ऐसा नहीं हुआ। एक विटनेस को उन्होंने अपने फेवर में कर लिया, और उसी के भरोसे पर एक बहुत सारा, उसके बेस पर, उसकी गवाही पर एक बहुत सारा एक मामला बनाकर तैयार रखा, जिसमें कि कार्वर को शायद जेल हो जाती। अब ये बड़ी परेशानी वाली बात थी, क्योंकि अब तो खैर ह्यूमन राइट्स वगैरह काफ़ी आ गए हैं,
तो जेल में उतनी परेशानियां शायद अब नहीं होती होगी, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी होती है, स्पोर्ट्स सारा कुछ होता है। लेकिन ये बात तो 1950-55 के आसपास की अब चल रही थी, तो उस वक्त तो अमेरिकन जेल्स भी काफ़ी ख़राब हुआ करती, काफ़ी तकलीफ़ें होती। तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती, अगर कुछ दिन भी जेल रहना पड़ता तो परेशानी हो जाती। तब इन्होंने जॉनसन से बातचीत की और फिर उन्होंने यूँ किया कि वो जो विटनेस था उसके वाइफ की मदद करके उसको अपने फेवर में कर लिया। जिस दिन उसकी गवाही थी, उसको विटनेस अपना प्रोड्यूस करना था कोर्ट में, वहाँ पर वाइफ भी आके बैठी और इनके बगल में ही बैठी। उसने अपनी वाइफ को इनके साथ में देखा, वो समझ गया कि जो वाइफ उनसे अब तक के कुछ वक्त के लिए अलग रह रही थी, उसकी मदद करके इन्होंने उसको अपने फेवर में कर लिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी फैमिली मुश्किल में आ जाएगी। तो उसने अपने जो भी स्टेटमेंट थी उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए। पुलिस शोर मचाती रह गई कि भई अपने स्टेटमेंट को बदल रहा है, लेकिन जज ने उस बात को नहीं माना। जज खैर वो वैसे भी इनके फेवर में ही था, तो फिर वो केस रफा दफा हो गया। लेकिन अब ये जितनी भी खबरें थी ये न्यूज़ में तो आती है, भाई मीडिया में आप हर किसी को नहीं रोक सकते। हालांकि मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, आज की तरह से ऑर्गेनाइज भी नहीं था, लेकिन मीडिया तो मीडिया ही था। तो तरह तरह की खबरें आती और ये खबरें सुजान के कानों में भी पड़ती। तो सुजान ने एक दिन इनसे पूछा कि भाई ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, चूहे बिल्ली का खेल, ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तुमने तो कहा था कि तुम इस काम को छोड़ दोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर एक बार आप चल पड़ते हो तो फिर वहाँ से लौट कर आना पॉसिबल नहीं होता है। आप आओगे मारे जाओगे, आपको चलते ही जाना होता है। अब इस पर मैं चलता ही चला जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे कुछ प्लान करूँ कि जिससे मेरी फैमिली इससे निकल कर चली आए। और बस ऐसे में एक दिन कुछ यूँ हुआ कि बेंजामिन उनके पास में आया कुछ और भी क्रिमिनल्स को लेके। उसने कहा कि देखिए, हम लोग आपस में हमेशा कंपटीशन करते रहे, अब दुनिया बदल रही है। आप ठीक है कैसीनो चलाते हैं, लेकिन बाकी के काम तो नहीं होते हैं, स्मगलिंग्स या प्रोस्टिट्यूशन। मैं आपसे नहीं कहता आप प्रोस्टिट्यूशन पसंद नहीं करते, उसमें आप मत आइए, उसके लिए मैं आपको नहीं कहता हूँ। अब देखिए, उन दिनों ड्रग्स जो थे वो आज की तरह से इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, बड़े लोअर लेवल पे थे, लेकिन बस नए नए वो आ ही रहे थे मार्केट में। तो उसने कहा कि इलीगल ड्रग्स जो होते हैं उसकी ज़रूरत लोगों को पड़ती है। भाई तकलीफ होती है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कुछ रिकमेंडेड ड्रग्स लिखवाते हैं, डॉक्टर हर बार रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन लोगों को ड्रग्स से काफ़ी फ़ायदा होता है, नींद आ जाती है, तकलीफ दूर हो जाती है, परेशानी हो जाती है। ठीक है, आगे चल उनकी मौत भी हो जाती होगी, लेकिन उससे हमको क्या। तो इस बिज़नेस में हम लोग हाथ डालते हैं और आपके वहाँ पर जिस तरह से कैसीनो में लोग आते हैं, देना आसान रहेगा। इन्होंने उसको मना कर दिया। वो मीटिंग तो खैर वहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन जॉनसन से जब बात की तो जॉनसन ने कहा कि देखिए, हमारे मना करने से मामला ख़त्म नहीं हो जाता। भाई कैसीनो को भी कभी किसी ने मना किया होगा, लेकिन आज कैसीनो एग्जिस्ट करते हैं। वही बात ड्रग्स के साथ भी है। आगे चल के ये ड्रग्स भी जो होंगे ये कभी ना कभी तो इस तरह से रोल में आएंगे ही। हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा, पैसे बनाएगा। बेंजामिन की बात हम कर लेते हैं, बहुत सारे पैसे बनाएगा, उसके साथ में काफ़ी सारे क्रिमिनल्स हैं। जब उनके पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे और लोगों से कनेक्शन भी हो जाएंगे, तब वो हमारे पीछे आएंगे, क्योंकि हमने ड्रग्स को रोकने की कोशिश की थी। अब अगर हम तब ड्रग्स के बिजनेस में जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे और शायद हमको मार भी दिया जाएगा। तो इस तरह का ये मैटर है, इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जॉनसन से थोड़ा मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें इसका जवाब बहुत जल्दी दूंगा। खैर फिर वो सुजान से एक दिन मिले और सुजान से कहा कि देखो, एक फोल्डर है, इस फोल्डर में सारी इन्फॉर्मेशन है, बस ये समझ लो कि इसमें मेरी जान है। अपोनेंट्स के बारे में सारा कुछ लिखा है, मेरे बैंक अकाउंट्स के बारे में लिखा है। अब देखिए, उन दिनों तो आज की तरह से कंप्यूटर्स या सारी चीज़ें नहीं थी, बैंक से जो भी बातचीत होती वो पेपर्स पे ही होती। तो उन्होंने कहा कि इसमें सारा कुछ है। एक तरह से समझ लो कि अगर मर भी जाऊँ तो ये फाइल मुझे जिंदा करके वापस ला सकती है और उसी तरह से ताकतवर बना सकती है। जहाँ इसमें मेरे बारे में लिखा है वहाँ मेरे दुश्मनों के बारे में भी लिखा है। इसको हमेशा से संभाल के रखना है ठीक तरह से, और जब भी लौट के आ जाऊँगा तब मुझे तुमको ये वापस करना है। सुजान ने उसके लिए हाँ कह दिया। ये चले गए। कुछ 2-1 दिन के बाद में इनकी मीटिंग कहीं बेंजामिन के साथ में होने वाली थी, तो ये थोड़ा वक्त से पहले जॉनसन के साथ पहुंच गए। लेकिन तब कुछ यूँ हुआ कि इनके गाड़ी के अंदर में कुछ एक एक्सप्लोजन हुआ, इनकी पूरी गाड़ी जल गई। पुलिस ने तफ्तीश की, जॉनसन की लाश को पहचान लिया गया, लेकिन इनकी लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, उसमें कहीं कुछ नहीं बचा था। तो खैर वो अब हमेशा जॉनसन के साथ ही रहते, तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इनकी भी मौत हो गई है, मामला ख़त्म हो गया। सुजान काफ़ी रोई धोई, लेकिन अब वो तो सिनेरियो के बाहर थी, और वैसे भी अंडरवर्ल्ड का तो ये कहना था कि भाई अब ये मर गए तो इनके फैमिली से इनका क्या लेन देन। तो बहरहाल सुजान उसके बाद में अपने बेटे एंटोनी को, जो कि अब एक तरह से अच्छा लॉयर बन गया था और उसका काफ़ी अच्छा नाम भी था, तो उसने जाके ज्वाइन कर लिया। उसने कोई एक केस लिया था, जीता, उसका काफ़ी नाम हुआ, पेपर में पब्लिश हुआ। अब सुजान रात में घर में बैठे हुए
बेटे की खुशी को देख रही थी कि तभी एक फ़ोन बेल बजी, उसने फ़ोन को उठाया। तो दूसरी तरफ बेंजामिन था, उसने कहा कि देखो हमारा एक सिंडिकेट बना हुआ है जिसमें कि बाकी के क्रिमिनल्स मेरे साथ है, क्योंकि अब तो कार्वर साहब रहे नहीं, तो उनको भी किसी की मदद की ज़रूरत थी, ये मदद मैं उनको कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कार्वर इतने आसानी से मर नहीं सकते, तो अगर वो ज़िंदा हैं या कहीं से लौट कर आते हैं, उनको ढूंढना तो मुश्किल होगा, लेकिन एंटोनी पे तो हमारी नज़र है। तो अगर एंटोनी को हम पकड़े रखते हैं या उसके ऊपर में अपनी नज़र बनाए रखते हैं, तो कभी ना कभी आगे पीछे में कार्वर साहब से हमारा मुकाबला होता रहेगा और एक तरह से हम उनसे डील कर पाएंगे। तो उस पर सुजान ने जवाब दिया कि देखो, कार्वर मेरे लिए तब मर चुका था जब उसने क्राइम को ज्वाइन किया था, अब उसकी बॉडी मरी है उस एक्सप्लोजन में, और आज की रात में कुछ ऐसा भी होगा कि उसकी जो शैडो होगी वो इस फैमिली के पास से चली जाएगी। तब बेंजामिन ने कहा कि ठीक है, अगर कार्वर लौट के नहीं आता तो एंटोनी हमारे किसी काम का नहीं है, तो उस सूरत में हम एंटोनी को कभी परेशान नहीं करेंगे। सुजान ने उस बात को मान लिया, उसने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद में उसको कार्वर का फ़ोन आया। कार्वर ने पूछा कि भाई उस फाइल का क्या हुआ, तो सुजान ने कहा कि देखो, एक बात ठीक तरह से समझ लो कि तुम्हारे साथ बचपन से जो भी हुआ था उसमें एंटोनी या मेरा कोई हाथ नहीं था। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ जो कुछ किया होगा वो कोई थर्ड ग्रुप के लोग थे जिससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं था। लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी तुमने जी है, इससे तुमने एंटोनी के लिए कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर दी है। मैं एक वाइफ होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ और मेरा काम है प्रोटेक्ट करना। मैं डेड्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, मैं सिर्फ अलाइव को प्रोटेक्ट करती हूँ। तुम मेरे लिए डेड हो चुके हो और एंटोनी अलाइव है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो जो फाइल है वो यहाँ अब ख़त्म होती है, आप चाहकर भी लौट नहीं पाओगे। आप जहाँ रहते हो वहीं आपको रहना होगा। और सुजान ने उस फाइल को जला दिया और फिर एंटोनी को लेकर उसके साथ बाद में वो यूएस छोड़कर चली गई, यूरोप के किसी एक देश में जहाँ वो रहती है, जिसका पता कभी भी कार्वर को नहीं चला। कार्वर उसके बाद की ज़िंदगी उस एक अनआइडेंटिफाइड विलेज में, जो कि छोटा सा गांव था, वहाँ बिताते रहे। हमेशा सुजान या एंटोनी के बारे में सोचते रहे। जेल में जो तकलीफ़ उनको हो सकती थी उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ उनको उस गांव में होती रही और वहीं उनकी आखिर में जाके मौत हुई। तो इतना सारा किस्सा, आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखे उनके जवाब मैं आपको देता हूँ।